अपनी टॉप स्टोरी हॉट इशू और एडिटोरियल का तारुफ करवाने से पहले आज की जो अहम खबर है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और आज की अहम खबर क्या है? आज की अहम खबर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का ख़त है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुअज़्ज़िज़ जज, और जो उन्होंने जस्टिस मंसूर शाह के ख़त के जवाब में लिखा है। और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो कि उस कमेटी के सरबराह हैं जो जजेस की तैनाती के रूल्स तय कर रही हैं और जुडिशल कमीशन के जो रूल्स हैं उनके बारे में जो कमेटी बनाई गई थी उसको वो सरबराही कर रहे हैं। और उनको ख़त लिखा था जस्टिस मंसूर शाह ने, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए थे। और उसके जवाब में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज जवाब दिया है कि आपको ख़त से पहले ही मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये एक नई खबर है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ख़त क्यों लिख रहे हैं, जबकि उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब पहले ही वो सब चीज़ें शेयर कर चुके हैं जिस पे एतराज़ात हुए हैं। तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी ख़त के ज़रिए भी उन्हें बता दिया कि आपकी सिफारिशात पहले ड्राफ्ट में शामिल हो चुकी हैं। फिर सवाल उठता है कि ख़त क्यों लिखा जस्टिस मंसूर शाह ने। और फिर उसके बाद ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो 26वीं तरमीम पे मुसलसल एतराज़ कर रहे हैं उसका भी उन्होंने जवाब दिया है जमाल मंदोखेल साहब ने। उन्होंने कहा है कि 26वीं तरमीम के बारे में पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सब जिस मैटर पे मैं तबसरा नहीं करूंगा। शायद इसमें उन्होंने एक मैसेज भी दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि जो सब जुडिस मैटर्स हैं उस पर हमें तबसरा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कि 26वीं तरमीम में जो भी जुडिशल कमीशन के नए तरीक़ाकार के मुताबिक जो बनाया गया है उसके ज़रिए जजेस की जो तैनाती होनी है उसमें दो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह जजेस को, कैंडिडेट्स को नॉमिनेट भी कर चुके हैं। तो होना तो ये चाहिए कि अगर आपको एतराज़ है जैसे कि खतूत के ज़रिए लग रहा है तो फिर प्रैक्टिकली भी एतराज़ करें और ना करते नॉमिनेट, लेकिन उन्होंने किया। और फिर उन्होंने जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ये भी फरमाया है, जवाब दिया है उन्होंने कि जो आपने तजावीज़ और भी अगर आप देंगे तो हम उनको भी शामिल करेंगे। तो इसमें मैं ये याद करवाता चलूँ कि जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जो कल ख़त पर मंज़र आम पर आया था जो उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने कहा था, उनका जो मेजर पॉइंट ये था कि जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है 26वीं तरमीम के तहत वो अदलिया की आज़ादी के मुताबिक नहीं है, उसको अंडरमाइन करेगी। और उसकी जो उन्होंने दलील दी, एक दलील बहुत सारी दलीलों में से वो ये था कि अदलिया अक़लियत में चली गई है और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का ख़तरा बढ़ जाता है। इस पे लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहले ये कि ये अक़लियत और अक्सरियत का खेल क्यों खेल रही है अदलिया? अदलिया एक आइनी इदारा है, यहाँ पे अक्सरियत ये कोई सियासी जमात तो है नहीं, यहाँ पार्लियामेंट भी नहीं है कि जहाँ पे कानून साजी वो की जाए। तो और जजेस की अपॉइंटमेंट ही है। तो एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों, जब एग्जेक्टिव एक सियासी अमल के ज़रिए बनती है, पार्लियामेंट सियासी अमल के ज़रिए बनी, आइन सियासी अमल के ज़रिए बना, तो जजेस की जो तैनाती है वो भी सियासी अमल ही है ना। एक तमाम इदारों के सरबराह, तमाम इस मुल्क का निज़ाम जिस आइन के तहत चलता है वो सियासी अमल के ज़रिए आइन बना है और तमाम तैनातियाँ सियासी होती हैं। इसलिए सियासी तैनाती कह के किसी चीज़ की भद उड़ाना, उसको अंडरमाइन करना, मेरा ख्याल है ये आइन की रुख के ख़िलाफ़ है। और जैसा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज अपने ख़त में भी कहा है कि जो अदलिया है वो एक ऐसा इदारा है जो आवाम की उमंगों का तर्जुमान है। तो आवाम की उमंगों के तर्जुमान इदारे अदलिया को, आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट की बनाई हुई अपॉइंट की हुई लोगों को सियासी तैनातियाँ कह के उसका ताना बना लेना, उसका मजाक उड़ाना या उसको अंडरमाइन करना, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। तो सियासी तैनातियाँ तो फिर जब जजेस हाई कोर्ट्स में अपॉइंट किए जाते हैं तो वो सियासी अमल के ज़रिए किए जाते हैं, क्या वो सियासी तैनातियाँ नहीं होती? तो अगर उस अमल में अक्सरियत पार्लियामेंट की है, जैसे कि पूरी दुनिया में ये रवायत है, तो पाकिस्तान में भी होना है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई बुराई है। और इसमें आखिरी बात यह है इसमें कि डिक्टेटरशिप में काजी फाइज़ साहब चले गए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उनकी मौजूदगी में कहा जाता था कि ये अदलिया में इसलिए ये ठहराव नहीं है कि काजी साहब डिवाइसिव फोर्स हैं, वो तो चले गए। अब अदलिया को कौन डिवाइड कर रहा है, कौन खतूत लिख रहा है इस तरह के, जबकि ये बातें वहाँ अंदर भी हो रही हैं और हो भी सकती हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, काजी फाइज़ साहब ने, याद करवाता चलूँ कि डिक्टेटरशिप में तो ओहदे और पोजीशन ली जाती हैं, लेकिन जैसे जमहूरियत आती है हम लोग, उन्होंने अपने आप को कहा था, हम लोग अदलिया के पूरे निज़ाम को कहा था कि हम लोग
छुरियां चाकू निकाल कर पीछे पड़ जाते हैं जमहूरियत के, मानते हैं जमहूरियत कमज़ोर है, हाइब्रिड है और फ्लॉड है, लेकिन इसी को मजबूत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना कि इसका इख्तियार किसी और को दे दें। तो अब हम चलते हैं अपने आज के प्रोग्राम की तरफ और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी दरख्वास्तें और धमकियां साथ साथ, और इस तरह से है कि आप देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि राब्ते दोबारा बहाल होने चाहिए, बहुत कुछ जो होना था हो चुका, अब हुकूमत को मुज़ाकरात हमारे साथ करने चाहिए। और इसी तरह की बात असद उमर साहब ने भी की है, असद कैसर साहब ने भी की है, और साथ उमर यूब साहब ने भी कहा कि इंसान हो या फरिश्ते हम सबसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब ने जो पहले नारे मारते रहे हैं अपने, और फिर वो अब धमकी दे रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पर एक दफ़ा फिर आएंगे। और अब पहले भी जब आते रहे तो वो कहते रहे कि महमूद गजनवी के 17 हमले थे, तो हमारे तो अभी 4 या 3 ही हुए हैं, अभी वो चौथे या 5वें की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने फिर यही कहा है कि हम असला लेकर निकलेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक बात है, पहले भी असला लेकर निकलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुल के कहा है कि हम असला लेकर निकलेंगे और फिर हम देखेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। ये भागता कौन, उनका गिल्टी कॉन्शियस है, ये क्या है? हमने तो तारीख जितनी पढ़ी है उसमें यह है कि महमूद गजनवी कभी भागे नहीं थे वापस, और ना ही जाके कहा था हम दोबारा आएंगे और फिर देखेंगे कौन भगाता है। तो ये है, लेकिन साथ साथ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। तो ये जो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, इसमें हम शेर अफ्जल मरवा साहब से बात करेंगे जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अभी तक हमारे साथ वो लाइन पर नहीं आ रहे। वो लाइन पर क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह तो वही जानते होंगे, वादा उन्होंने हमसे किया है। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू, हुकूमत के पाँव गर्म, और बैरिस्टर सैफ ने कहा है जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदा हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है और इस पर बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब से जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और तर्जुमान हैं हुकूमत के कानूनी अमूर के। और फिर हमारा आज का एडिटोरियल सियासत और विरासत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे सियासी जमातों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अवामी नेशनल पार्टी को और JUI को ताना देती रही है कि आप लोग विरासती सियासत करते हैं, मौरूसी सियासत करते हैं। अब खुद प्रॉक्सीज के ज़रिए जो लड़ाई हो रही है अलीमा ख़ान, मिशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी के दरमियान, वो उसकी वजूहात क्या हैं और उसमें अमरीकी व्लॉगर का क्या कनेक्शन है, उसका जिक्र क्यों आया और वो कौन है, इस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर साहब ने, और आप पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान थे, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया है। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और ये बताइएगा कि आप आजकल जो तबसरा कर रहे हैं एक आज़ाद हैसियत में कर रहे हैं मेरे ख्याल में, जो अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, ये बताइएगा जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में चल रही है, आप देख रहे हैं कि हुकूमत अब मुज़ाकरत नहीं करना चाह रही, PTI मुज़ाकरत करना चाह रही है, साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी उन्होंने कॉल दी हुई है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी को भी कहा है कि आप पैसे पाकिस्तान में ना भेजें। साथ आज अली मीन गंडापुर ने फिर एक बयान दिया है कि इस बार हम असला लेकर आएंगे। तो ये जो इस वक्त कशमकश की सूरत हाल है पाकिस्तान में, एक पाकिस्तानी के तौर पे सियासत को आपने बड़े करीब से देखा है, क्या समझते हैं आप, आगे का रास्ता आपको कैसा नजर आ रहा है? ख्याल है साथ आगे का रास्ता कोई अच्छा नहीं नजर आ रहा। क्या वजूहत? प्रेजेंट सिचुएशन है मेरे ख्याल है सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गिवन करना पड़ेगा। किसको? इसमें दोनों को। जब भी कोई मसले का हल होता है तो नेगोशिएटिंग टेबल पर ही होता है, और नेगोशिएटिंग टेबल पर जब होता है तो जाहिर है इस वक्त अगर नवंबर 26 के बाद की पोजीशन देखी जाए, अब ये तो जाहिर है अवाम क्या समझते हैं वो सही बता सकते हैं, लेकिन हुकूमत समझती है कि उनको इस वक्त एक नेगोशिएटिंग टेबल पर उनके पास ज्यादा पत्ते हैं। PTI को कमजोर हुई है, PTI पे अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़े हैं नवंबर 26 के बाद, इल्जामात गंडापुर साहब ने ये किया, ये नहीं करना चाहिए था, एंड सो ऑन, वो आपको सबको पता है। सो PTI उस हवाले से नवंबर के जो कॉल थी उसके बाद से अगर अब देखें तो वो एक वीक ग्राउंड पर है, और उसकी एक वजह तो ये है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन उनको नजर नहीं आता। पहले नवंबर 24 से पहले वो ये कहते थे PTI वाले कि जी एक ही रास्ता बचा है, वो प्रोटेस्ट है, क्योंकि 26th अमेंडमेंट के बाद जुडिशियल प्रोसेस से उनको कोई इंसाफ नहीं मिल सकता। इलेक्शन कमीशन वैसे ही वो समझते हैं और बहुत हद तक सही समझते हैं कि जी 2024 के इलेक्शन के हवाले से और उसके बाद
जो इंसाफ के तकाजे पूरे करने थे ट्राइब्यूनल्स वगैरह ने, वो बिल्कुल भी नहीं हो। आपने कहा जुडिशियल 26 अमेंडमेंट के बाद उनको इंसाफ नहीं मिल सकता, आप समझते हैं 26वीं तरमीम की वजह से अदलिया जानबदार हो गई है? जानिबदार, बिल्कुल जानिबदार हो गई है, बिकॉज उसका एक बड़ा सिंपल से ना, देखें जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे आइन में या किसी भी महजब सोसाइटी में जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तब जाके आप कह सकते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, ठीक है, कि उनके ऊपर हुकूमत की तलवार ना हो, हुकूमत ऐसे फैसले करते हैं कि मजाज ना हो जिसकी वजह से जजेस वहाँ उनकी अपॉइंटमेंट हो। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जहाँ सब फैसले अब होने हैं, वो जो फैसला साजी करने का जो कमीशन है उसमें जाहिर है हुकूमत के वोट ज्यादा हैं। अच्छा, नहीं ले पूरी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन में अदलिया की तादाद ज्यादा होनी चाहिए? अदलिया की तादाद अभी देख लेना, जस्टिस अमीनुद्दीन के हवाले से, जो जस्टिस अमीनुद्दीन हेड कर रहे हैं बेंच को, तो पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस उनके। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मेरा सवाल ये है कि अदलिया जुडिशल कमीशन में अदलिया की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। तो जो हुआ पिछले 10 साल 12 साल में अदलिया की तादाद ज्यादा थी, जुडिशल कमीशन में अपनी मर्जी के जज लगाते रहे ना, एक चेंबर से 3 जजेस आते रहे, उन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ? अच्छा, एक देखे ना, पाकिस्तान को हम कहते हैं कि या तो एक इस तरफ पेंडुलम स्विंग हो या दूसरे। ठीक है, तो अब आप फिर कहें कि मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए। अक्सरियत उनकी नहीं है तो उनकी भी क्यों हो? ये अक्सरियत अकलियत क्या हुई अदलिया की जजेस की नॉमिनेशन में? पूरी दुनिया में पार्लियामेंट का रोल सुप्रीम होता है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। लेकिन पाकिस्तान में हमें पता है, हमारी तारीख पता है, अदलिया के हवाले से कोई इतनी सुनहरी नहीं है। हाँ, तो जहां इतनी सुनहरी ना हो, हाँ, तो वहां आप एक एक्स्ट्रा, तो हम जब कहते हैं पूरी दुनिया में, तो इंडिया की इलेक्शन कमीशन जो है मोर और लेस 70 साल में बिल्कुल उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठी। अच्छा, छोटे वाकयात हुए या उनके ऊपर जुडिशरी के ऊपर इस तरह से उंगलियां नहीं। हमारे यहाँ तो वहां की जुडिशरी ने कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दी? किसी वज़ीर-ए-आज़म को घर भिजवाया 4-5 जजेस ने बैठ के फैसला करके? नहीं किया ना। तो उनकी रवायत पायदार है, तो एतबार है उनका, क्रेडिबिलिटी है, या क्रेडिबिलिटी नहीं है? मैं यही कह रहा हूँ ना, उसका आप हमारे यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जुडिशरी भी रही है, प्रॉब्लम एस्टैब्लिशमेंट भी रही है, प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज भी रही है। लेकिन अगर कोई चीज पाकिस्तान को जरूरत है, तो वो मोर चेक्स एंड बैलेंस की जरूरत है। ये नहीं है कि आप कहें कि कल को मीडिया को हुकूमत फैसला कर दे कि जी मीडिया ने इसकी रोल अच्छा नहीं प्ले किया था इन द पास्ट हो चुके। नहीं, अगर रेगुलेटर है, अगर रेगुलेटर बनता है मीडिया के लिए, तो हमें फॉलो तो करना चाहिए। नहीं, फॉलो तो करना चाहिए, लेकिन रेगुलेटर को अगर उसकी रेगुलेटर की, देखिए एक होता है शख्सियत परस्ती जो है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जिस तरह नैब के चीफ को अगर आपने लगाया, जिस तरह जावेद इकबाल साहब को लगाया और ये समझ के PMLN ने लगाया कि ये हमारे बंदे हैं, लेकिन कमजोरी उसमें ये थी, जनरल बाजवा के कहने पर इलेक्शन कमिश्नर को लगाया इमरान खान ने। आपने सीनियर मोस्ट जजेस की बात की, जावेद इकबाल साहब ऐसा अदलिया का ऐसा आला हीरा है, जो हीरा भी था और सीनियर मोस्ट भी था। नहीं, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, पेंडुलम आप एक तरफ देखें। पहली बात तो ये है कि हम सब चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जुडिशरी, ये तो हम सब चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं पार्लियामेंट भी सॉवरन हो, डेमोक्रेसी बिल्कुल हो, अदलिया इंडिपेंडेंट हो, पार्लियामेंट सॉवरन हो। पहले मैं जरा जुडिशरी की भी बात कर लूँ ना एक साथ, अगर आप मुझे मौका दें। जी प्लीज। एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो वो जब लॉयर्स मूवमेंट चली और जिसकी वजह से हमारी वो जो उसके बाद एक जुडिशरी आई, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जब आए, तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का तो यही थिंकिंग थी कि अब हमने इंडिपेंडेंट कर दिया। लेकिन वो इंडिपेंडेंस एक इतनी एक्सट्रीम चली गई, जिस तरह आपने कहा कि जी उन्होंने घर भेज दिया 2 वज़ीर-ए-आज़म को। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नहीं, मतलब उनके आने के बाद साकिब निसार और दूसरे जो जजेस आए, वो कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं थी। लेकिन उसको ठीक करने का मतलब ये नहीं था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, देखे ना, अगर आपको यही था, ये 18th अमेंडमेंट में कहते हैं, तो जब 2 साल पहले PDM की हुकूमत थी तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? जब PMLN की हुकूमत थी 5 साल, उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? जब PPP की 5 साल हुकूमत थी तो उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? अभी आपको इसलिए ख्याल आया कि जस्टिस मंसूर जो थे वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे।